हेलो दोस्तों, इथिक्स की सीरीज़ के अंदर में अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में देखा एप्टीट्यूड के बारे में, अब देखेंगे फाउंडेशनल वैल्यूज़ ऑफ सिविल सर्विसेज। तो फाउंडेशनल वैल्यूज़ हैं सिविल सर्विस की। फाउंडेशनल वैल्यू कौन सी वैल्यूज़ आपके पास में होनी चाहिए? तो वैल्यूज़ के बारे में हम देख चुके हैं, वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो इसमें फाउंडेशनल वैल्यूज़ की बात की जा रही है, कौन कौन सी चीज़ें एक सिविल सर्वेंट के पास में होनी ही चाहिए। वैल्यू क्या जनरेट करेंगी? वैल्यू उसकी इथिक्स को प्रभावित करेंगी। जैसे हमने देखा था, वैल्यूज़ क्या कर सकती हैं, एटीट्यूड बनाने में हेल्प करेंगी, और एटीट्यूड बिहेवियर को बताएगा, और वैल्यूज़ इथिक्स और मॉरल से रिलेटेड है, वो हमने देख लिया था। तो ये सब हमने देखा। अब फाउंडेशनल वैल्यू की क्यों आवश्यकता पड़ रही है यहाँ पे? जैसे अगर हम देखेंगे पेपर 4 के अंदर क्या आता है, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो पेपर 4 के अंदर ये आता है। और अभी तक हमने क्या देख लिया? वैल्यूज़ के बारे में देखा, मॉरल, इथिक्स, एटीट्यूड, और नीचे आएगा बिहेवियर। तो पेपर 4 में आया इथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड हमने क्या देखा? एप्टीट्यूड क्या है? पोटेंशियल, ये आप में सिविल सर्वेंट बनने का क्या पोटेंशियल है या नहीं है। तो जो उसके लिए मतलब जो रिक्वायरमेंट चाहिए, जो स्किल सेट फ्यूचर के अंदर चाहिए आपको, ट्रेनिंग से क्या वो प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं या नहीं करवाए जा सकते, वो है एप्टीट्यूड। अब मान लो पर्सन के पास में एप्टीट्यूड है, वो काफ़ी अच्छा है पर्सन, मतलब उसके पास में स्किल सेट एक्वायर कर लेगा, काफ़ी अच्छे से एडमिनिस्ट्रेटर बन पाएगा। लेकिन अच्छा कब बनेगा वो? जब उसका एटीट्यूड भी अच्छा होगा। एटीट्यूड उसका कब अच्छा होगा? जब उसकी वैल्यूज़ अच्छी होंगी। वैल्यूज़ क्या बनाती हैं? एटीट्यूड। तो जो पर्सन का एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड तो अच्छी बात है, उसके पास में स्किल वगैरह हो, वो काफ़ी एफिशिएंटली काम कर पाए। सिविल सर्वेंट की बात कर लो या डॉक्टर की बात कर लो या एक बैंकर की बात कर लो, एप्टीट्यूड उसमें काफ़ी अच्छा है। लेकिन उसकी वैल्यूज़ भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वैल्यूज़ के एटीट्यूड को निर्धारित करेंगी, और एटीट्यूड से ही निर्धारित होगा कि वो क्या अच्छे से काम करेगा, क्या वो पॉजिटिवली काम करेगा या अपने एप्टीट्यूड का नेगेटिव यूज़ करेगा। एक हैकर होता है, उसके पास में एप्टीट्यूड हो सकता है हैकिंग के लिए, उसने डेवलप कर लिया हो, उसके पास में एप्टीट्यूड हो, उसको ट्रेनिंग दी, उसमें स्किल सेट डेवलप कर लिया, लेकिन उसका एटीट्यूड निर्धारित करेगा क्या वो लोगों की सर्विस के लिए यूज़ करेगा उसको, या पैसे चुराने के लिए यूज़ करेगा। उसी टाइप से एप्टीट्यूड हमारा, एक तो सबसे पहली बात की एप्टीट्यूड होना चाहिए जब हम सिविल सर्विस के लिए देखते हैं। उसके बाद एप्टीट्यूड को यूज़ करने के लिए उसमें वैल्यू सिस्टम होना चाहिए। वैल्यू सिस्टम से ही उसकी इथिक्स निर्धारित होगी, मतलब क्या राइट है क्या रॉन्ग है वो समझेगा, और धीरे धीरे वो उसके एटीट्यूड में इम्बाइब हो जाएगी। एटीट्यूड से उसका बिहेवियर वैसा बनेगा, और उसके बिहेवियर में दो कंपोनेंट होंगे, एक तो एप्टीट्यूड, उसके बाद में स्किल होगा, दूसरा उसका एटीट्यूड अच्छा होगा तो उसका बिहेवियर काफ़ी अच्छा होगा, मतलब एक इथिकल बिहेवियर होगा। तो पर्सन के पास में एप्टीट्यूड होना चाहिए, उसके साथ में उसके पास में इथिक्स भी होनी चाहिए, राइट एंड रॉन्ग की सेंस होनी चाहिए, और यही चीज़ें उसका एटीट्यूड क्रिएट करेंगी और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेंगी। उसके बाद एक और वर्ड जो यूज़ किया गया, इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी का मतलब, यहाँ पे एप्टीट्यूड में स्किल आ गया आपके पास में, यहाँ पे मॉरल वैल्यूज़ आ गई, लेकिन आपने एक बार मॉरल वैल्यू फॉलो की, दूसरी बार क्या हुआ, पॉलिटिशियन से प्रेशर आया और आपने छोड़ दी मॉरल वैल्यू, जो इथिक्स थी वो आपने पीछे रख दी, राइट एंड रॉन्ग की सेंस पीछे रखी, और अपना काम कर लिया क्योंकि उस टाइम प्रेशर पड़ा था। अगली बार फिर इथिक्स आपने फॉलो कर ली, अगली बार फिर आपने, तो उससे क्या बनेगा, उस टाइप से तो एक एडमिनिस्ट्रेटर वर्क नहीं कर पाएगा, उसकी नॉर्मल जो उस पर्सन की जो इमेज होगी उससे वो भी हिंडर होगी, पर्सन उसको भी गलत समझेंगे कि मतलब ये तो अनप्रिडिक्टेबल पर्सन है, जब इसको सिचुएशन मिलती है तो काफ़ी ऑनेस्टली एक्ट करता है, मॉरलिटी शो करता है, बहुत एथिक्स की बातें करता है, लेकिन तब अच्छा बिहेवियर करता है, लेकिन जब इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो ये छोड़ देता है उसको। तो तीसरी चीज़ क्या चाहिए? एक तो चाहिए एप्टीट्यूड, स्किल सेट, दूसरा चाहिए इथिक्स उस पर्सन को, तीसरी क्या चाहिए? इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का क्या मतलब कि कंसिस्टेंसी होनी है उसमें। अगर वो मॉरल वैल्यू फॉलो कर रहा है तो वो कंटिन्यूसली उनको फॉलो करता जाएगा, चाहे आप उसको किसी भी सिचुएशन के अंदर देख लो, चाहे प्रेशर आए उसमें, चाहे उसको ब्राइब देने की कोशिश की जाए, चाहे कोई अदर उसकी फैमिली वगैरह बोलती है कि हमें कार लेनी है तो आप कुछ करो, चाहे उसमें कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर आए, वो क्या करेगा? इंटीग्रिटी शो करेगा, मतलब अपनी मॉरल वैल्यू को फॉलो करने में कंसिस्टेंसी शो करेगा। तो पर्सन में क्या होना चाहिए? एप्टीट्यूड होना चाहिए, उसमें स्किल सेट होना चाहिए ताकि वो कुछ कर पाए, क्योंकि अगर वो अच्छा ही करना चाहता है, अगर मान लो उसका एटीट्यूड काफ़ी अच्छा है, वो लोगों की भलाई करना चाहता है, लेकिन जो जिस पर्सन के पास में पावर होगी, जो डिस्ट्रिक्ट को चला रहा है, वो काफ़ी अच्छा कर पाएगा कंपैरिजन टू उसके जो कि मतलब जैसे मान लो कोई दुकान वाला है, छोटी दुकान है, वो भी अच्छा कर पाएगा अपनी लेवल के ऊपर, लेकिन उसका एप्टीट्यूड, उसके पास में उतनी कैपेसिटी नहीं होगी, स्किल सेट नहीं होगा कि वो कुछ कर पाए बड़े लेवल पे, और बड़े लेवल वाला कर नहीं पाएगा अच्छे से अगर उसके पास में इथिक्स नहीं होगी तो। और इथिक्स उसके पास में है लेकिन उसको कंटिन्यूसली फॉलो नहीं कर रहा, तो वो भी गलत बात है। तो आप में क्या होना चाहिए? एप्टीट्यूड, इथिक्स एंड इंटीग्रिटी, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और ये जो है हमारा वैल्यू सिस्टम से ही हमारी इथिक्स और एटीट्यूड, इन दोनों का गहरा रिलेशन है, क्योंकि इथिक्स भी हमारी एक सर्टेन काइंड की वैल्यू है, जो हम रिलेशन देख चुके हैं इनके बीच में। तो बेसिकली फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ सिविल सर्विस का क्या मतलब कि ये वैल्यू अगर पर्सन में होंगी तो इनको वो एज अ अपने दिल से लगा के रखेगा, और इसी से उसका एटीट्यूड फॉर्म होगा लोगों के प्रति, और इससे जब एटीट्यूड फॉर्म होगा तो उसका बिहेवियर जो होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, और वो सिविल सर्विस में एंटर कर सकता है। तो ये है फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ सिविल सर्विस की, ये तो आपके पास में वैल्यूज़ होने ही चाहिए।
ये आगे जाके आपका एटीट्यूड बनाएंगी, एटीट्यूड से बिहेवियर आपका निर्धारित होगा। तो क्यों जरूरत पड़ती है सिविल सर्वेंट को वैल्यूज़ की? सिविल सर्वेंट हैज़ लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ डेमोक्रेसी। इंडिया जैसी डेमोक्रेसी में सिविल सर्वेंट की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो क्या करता है? मिनिस्टर्स को एडवाइस करता है, पॉलिटिकल क्लास को। अब बजट कौन बनाएगा? सिविल सर्वेंट होते हैं, एडवाइस करते हैं उनके, मतलब बजट पॉलिसी वगैरह कोई लॉ वगैरह बनाना है वो कौन? सिविल सर्वेंट के द्वारा ही बनाया जाता है। तो वो जो है मिनिस्टर्स को एडवाइस देते हैं कि क्या करना चाहिए हमें इस टाइम, एमएसपी इंक्रीज़ करना चाहिए, डिक्रीज़ करना चाहिए। तो उनके पास में काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। अगर वो अपने बारे में सोचेंगे, अपने पूरे देश के बारे में नहीं सोचेंगे, तो फिर किस टाइप से देश चल पाएगा? या वो अपनी स्टेट के बारे में सोच रहे हैं, सब लोगों के बारे में नहीं सोच रहे, तो उसमें भी इशू होगा। तो पब्लिक पॉलिसी फॉर्म करते टाइम आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे उस पर्सन के पास में वैल्यूज़ होनी चाहिए। और वो क्या करते हैं? पॉलिसी तो बनाने में हेल्प करते हैं, उसके बाद वो उनको इंप्लीमेंट करने में भी हेल्प करते हैं। कोई भी आप स्कीम ले लो गवर्नमेंट की, सिविल सर्वेंट उसको इंप्लीमेंट करते हैं, तो फिर उनके पास में वैल्यूज़ होनी चाहिए। सिविल सर्वेंट्स के पास में एक तो पावर बहुत ज़्यादा होती है, कुछ पावर हमारे पास नॉर्मल रूल के अंदर जो लिखी होंगी वो सारी पावर्स होंगी, और कुछ एरिया हमारे ग्रे एरिया होते हैं, वहाँ पे उनको डिस्क्रेशन भी मिलती है, उनको स्वतंत्रता मिलती है डिसीजन लेने की। तो वैसी सिचुएशन के अंदर में उनके पास में काफ़ी पावर है, तो उनके पास में वैल्यूज़ होनी चाहिए। अदरवाइज बिना वैल्यू के पावर तो कहीं भी यूज़ कर सकते हैं वो। और वो पब्लिक पर्स के होल्डर हैं, जो मनी है पब्लिक पर्स से कैसे निकलेगा, वो कैसे यूज़ होगा, उसके होल्डर होते हैं। तो उनके पास में वैल्यूज़ होनी चाहिए, अदरवाइज वो करप्शन करेंगे। उनके डिसीजन की वाइडर रेमिफिकेशन है। जैसे अगर आपका डिसीजन होगा, आप नॉर्मल लेवल के ऊपर आपका डिसीजन आपको इफेक्ट करेगा, थोड़ा बड़ा हो गया तो आपकी फैमिली को इफेक्ट कर लेगा, उनका डिसीजन पूरे देश को इफेक्ट कर सकता है। तो उनके पास में कुछ फाउंडेशनल वैल्यूज़ होनी चाहिए। सो दे मस्ट फॉलो सर्टेन बेसिक मॉरल एंड इथिकल प्रिंसिपल। तो हमें समझ आ गया कि वैल्यूज़ होनी चाहिए। अब कहाँ से आएंगी ये वैल्यू? किसने बताया कौन सी वैल्यू होनी चाहिए? तो 1996 में हमारे ब्रिटेन के अंदर में एक कमेटी बनती है, नोलन कमेटी। इनकी रिपोर्ट जो थी, मतलब इनके द्वारा रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, और वहाँ से जो है मतलब सोचा ये गया कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो सिस्टम तो पूरे वर्ल्ड के अंदर में सेम है, तो इनके द्वारा जो बताई गई चीज़ें वो भी हमारी सेम रहेंगी हर एरिया के अनुसार। तो इनके द्वारा नोलन कमेटी, मतलब इंडिया की कमेटी नहीं है ये, इनके द्वारा बोला गया, नोलन कमेटी ने बताया कि ये फाउंडेशनल वैल्यू तो होनी ही चाहिए जो सिविल सर्वेंट बनेगा। जैसे 7 वैल्यूज़ बताई इन्होंने: लीडरशिप क्वालिटी, ऑनेस्टी, सेल्फलेसनेस, ओपननेस, अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी। इनके द्वारा बता दी गई 7। अब इंडिया के कंटेक्स्ट में ये तो हम देखेंगे, लेकिन इसके अलावा भी हमें कुछ देखनी पड़ेंगी, कुछ सिलेबस में भी लिखी हुई हैं। तो बेसिकली ऐसा तो कोई नहीं पूछेगा नोलन कमेटी ने क्या बोला था, क्योंकि एक तो हमारी कमेटी नहीं है ये, ऊपर से सिलेबस के अंदर में नॉर्मल क्वेश्चन कैसे आते हैं। 2013 में क्वेश्चन आया था, ऐसे 4-5 क्वालिटी बताई थी और उनके बारे में बताओ आप। तो उस टाइप से क्वेश्चन, या डिफेंस करने के भी लिए बीच में क्वेश्चन आ सकता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या केस स्टडी के थ्रू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा हमारे पास सेकंड ARC, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, इथिक्स इन गवर्नेंस, इनकी रिपोर्ट है, उसमें भी मेंशन की गई है कुछ बेसिक वैल्यू जो कि सिविल सर्वेंट के पास में होनी चाहिए। तो हम नोलन कमेटी को मिक्स करेंगे सेकंड ARC के साथ में, और जो सिलेबस के अंदर मेंशन है उनको भी देखेंगे, और साइड लाइन भी कोई हमारी क्वालिटीज़ होंगी, कोई वैल्यूज़ होंगी, उनको भी देख लेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू आती है सिविल सर्वेंट की, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी होनी चाहिए पर्सन में। ऑनेस्टी का क्या मतलब कि ट्रुथफुल होना चाहिए, झूठ ना बोले, कोई लाई नहीं बोलेगा वो, और डिसेप्शन, किसी को धोखा नहीं देगा, और फ्रॉड नहीं करेगा कोई। तो मतलब ऑनेस्टी का मतलब ट्रूथफुल रहना है, उस पर्सन ने ऑनेस्ट रहना है अपने विचारों के प्रति। तो नोलन ने क्या बोला, नोलन कमेटी के द्वारा बोला गया कि अब ये ऑनेस्टी कैसे अप्लाई होगी, एक जो पब्लिक सर्वेंट है उसको कैसे अप्लाई होगी। उन्होंने बोला द होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस, जिसने पब्लिक ऑफिस होल्ड करके रखा हुआ है, उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा अपना पर्सनल इंटरेस्ट। मान लो एक टेंडर निकल रहा है, और उस पर्सन जो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है उसका भाई भी टेंडर के लिए अप्लाई कर रहा है, और टेंडर अप्लाई करने से अभी मतलब जनता के पास में नहीं आया, पब्लिक के अंदर नहीं लीक हुआ, लेकिन इसने क्या किया, अपने भाई को बता दिया ताकि उसको थोड़ी एडवांटेज मिल सके इसमें। तो मतलब जो पब्लिक ऑफिस होगा, ऑफिस होल्डर है, उसको क्या करना पड़ेगा, अपना पर्सनल इंटरेस्ट बताना पड़ेगा जब भी वो क्लैश कर रहा हो पब्लिक इंटरेस्ट से। जैसे आपने देखा होगा जजेस वगैरह इनकार कर देते हैं किसी पर्टिकुलर केस को हियर करने से, बिकॉज उनके इंटरेस्ट उसमें क्लैश कर सकते हैं, या उनका कोई रिश्तेदार या किसी ना किसी डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो उस केस से रिलेटेड हो। तो मतलब वो क्या करते हैं, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को बता देते हैं कि ये हिंडर कर सकता है, यहाँ पे अफेक्ट कर सकता है, क्लैश कर सकता है पब्लिक इंटरेस्ट के साथ में, तो मैं अपने को इस केस से वापस ले रहा हूँ। तो यहाँ पे शब्द आता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपको समझना पड़ेगा। इन्होंने क्या बोला, क्वेश्चन डायरेक्ट ये आ सकता है, ऑनेस्टी क्या होती है उसके बारे में बताओ। उसके अलावा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में सेपरेट आपको आ सकता है, व्हाट इज़ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्या समझते हो उससे, एंड इस टाइप की चीज़ें आगे एग्जांपल पूछ सकते हैं। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब, आपने ऑनेस्ट रहना है, मतलब बेसिकली उसी के अंदर आ रहा है, नोलन के द्वारा बोला गया कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखना पड़ेगा। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें पर्सन जो किसी पर्टिकुलर पोजीशन को होल्ड कर रहा है
वो पर्सनल बेनिफिट डिराइव कर सकता है अपने एक्शन या डिसीजन जो कि उसने ऑफिशियल कैपेसिटी में बनाए, मतलब उसका इंटरेस्ट जो है कन्फ्लिक्ट में आ रहा है। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर एक पर्सन जिसने पब्लिक ऑफिस होल्ड करके रखा हुआ है वो उससे पर्सनल गेन भी कर सकता है। तो मतलब उसका इंटरेस्ट जो है कन्फ्लिक्ट के अंदर आएगा उसके जो ऑफिशियल ड्यूटीज़ हैं उसके। तो ऑफिशियल कैपेसिटी में कुछ वो डिसीजन लेके अपने पर्सन खुद का उसका बेनिफिट हो सकता है, उसको बनेगी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। उसके दो इंटरेस्ट, उसका पब्लिक जो इंटरेस्ट है एज अ ऑफिशियल और उसका पर्सनल इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट में आ रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर के ऊपर बात करेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ चंद्रा कोचर, उनको जो था यहाँ से मतलब रिज़ाइन करना पड़ा बिकॉज उनके खिलाफ कंप्लेंट आती है एक विसल ब्लोअर, मतलब इनसाइडर उनकी कंपनी का। उनके द्वारा क्या बोला जाएगा कि इनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। इनके द्वारा क्या किया गया, इनके द्वारा वीडियोकॉन को लगभग हमारे पास 3200 करोड़ का लोन दिया गया और उसके साथ में इनके रिलेटिव जो थे वो एसोसिएटेड थे। मतलब बेसिकली इन्होंने इन्फ्लुएंस किया, अपनी पावर का यूज़ किया इन्होंने और उनको इनके द्वारा फेवर किया गया। तो एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, अपने को बेनिफिट दिलाया इन्होंने, पब्लिक ऑफिस ये होल्ड कर रही थी। तो ये सब केस आता है हमारा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो पब्लिक सर्वेंट का भी अगर इस टाइप का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ऑनेस्टी से उसको क्या करना पड़ेगा, उसको डिक्लेयर करना है। जब उसका पर्सनल इंटरेस्ट आएगा, क्लैश करेगा डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी, तो उसको डिक्लेयर करना है, तो उसको बोलेंगे हम ऑनेस्टी। सेकेंड आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का क्या मतलब कि कंसिस्टेंटली आपने क्या करना है, कंटिन्यूसली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिस्पेक्ट शो करना है मॉरल वैल्यू। मतलब आपने क्या करना है, मॉरल वैल्यू को फॉलो करना है, एक बार नहीं बार बार जब भी सिचुएशन आएगी तो उसको आपने फॉलो करना है, उसको बोलेंगे इंटीग्रिटी। तभी तो इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, आपने इथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है इंटीग्रिटी के साथ में। ऐसा नहीं एक सिचुएशन के अंदर फॉलो करोगे दूसरे में चेंज कर दोगे। तो इंटीग्रिटी इज अबाउट हैविंग कोहेरेंस। तो आपने क्या करना है, कोहेरेंस शो करनी है, मतलब सेम होनी चाहिए चीज़ें एक तरीके से। कौन कौन सी चीज़ें, थिंकिंग, आपकी थिंकिंग जो आप बोलोगे और आपके एक्शन वो कोहेरेंस में होने चाहिए। ऐसा नहीं आप किसी को धोखा दे रहे हो, वो भी इसके अंदर आएगा। फर्स्ट डेफिनेशन आप यही लिखोगे, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके मॉरल वैल्यू में, आपके कंटिन्यूसली उनको फॉलो करना है चाहे सिचुएशन कैसी भी आए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ईजी सिचुएशन आए तो आप मॉरल वैल्यू फॉलो कर रहे हो, टफ सिचुएशन आए तो उसको छोड़ दे रहे हो, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। कुछ टाइप के इंटीग्रिटी के टाइप आप देख सकते हो। फर्स्ट है मॉरल इंटीग्रिटी। मॉरल इंटीग्रिटी का मतलब मॉरल वैल्यू को आपने कंसिस्टेंसी से फॉलो करना है और अप्लाई करना है मॉरल क्राइटेरिया, सेम मॉरल क्राइटेरिया जैसे आप अपने लिए एक्सपेक्ट करते हो वैसे ही दूसरों के लिए अप्लाई करना है। सेकंड आता है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा मॉरल इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन आ सकता है जर्नल, उसको थोड़ा एक्सपेंड करने के लिए 2-3 टाइप की पता होनी चाहिए आपको इंटीग्रिटी। ऑर्गेनाइजेशनल और प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, इसका क्या मतलब, जो आपके प्रोफेशन, जिस प्रोफेशन में काम कर रहे हो उसके जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, उनको फॉलो करोगे कंटिन्यूसली। फॉलो करनी है आपने वैल्यूज जिस ऑर्गेनाइजेशन में रह रहे हो, चाहे आप कंपनी में रह रहे हो, चाहे सिविल सर्विस के अंदर हो, चाहे आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में, फायर फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन, उनकी जो वैल्यूज़ होंगी, जैसे उनकी वैल्यूज़ क्या हो सकती है फायर फाइटिंग की, दूसरों की जान की फिक्र करनी है अपने से पहले, तो उस टाइप की वैल्यू आपने फॉलो करनी है कंटिन्यूसली, उसको बोलेंगे इंटीग्रिटी। फिर आता है फाइनेंशियल इंटीग्रिटी। इसका क्या मतलब, आपने क्या करना है, पैसे नहीं लेने करप्शन के लिए, मनी टेक नहीं करोगे किसी से भी करप्शन के लिए। बेसिकली क्या करना है आपको इंटीग्रिटी में, मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो करते रहना है। तो मॉरल वैल्यू को कंटिन्यूसली आपने फॉलो करना है, ऐसा नहीं एक टाइम फॉलो किया दूसरे टाइम फॉलो नहीं किया, उसको बोलेंगे इंटीग्रिटी। फोर्थ आता है इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी, मतलब आइडियाज़, आपके जो ओपिनियन, उनके प्रति आपने ट्रूथफुल रहना है। आपका ओपिनियन, व्यू पॉइंट, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ट्रूथफुल रहना है, ऐसा नहीं किसी और से चुरा के आप अपनी उसको अपना प्रेजेंट कर रहे हो। जैसे हमारे पास में प्लेगियरिज्म होता है जिसमें किसी और के द्वारा जो लिखी हुई चीज़ें हैं, किसी और का जो थॉट्स हैं उनको आप अपने बता के प्रकट करते हो। जैसे किसी और की किताब के अंदर कोई चीज़ लिखी गई है तो आप उसको अपना बता के प्रकट करोगे कि मैंने लिखी, नीचे ऑथर का नाम, तो मतलब दूसरे से आप कॉपी करके अपना बता रहे हो उसको, तो वो एक तरीके से गलत बात है। आप अपने आइडियाज़ के प्रति, अपने व्यू पॉइंट के प्रति आपने इंटीग्रिटी शो करनी है और किसी दूसरे के नहीं चुराने वहाँ पे। तो 4 काइंड की इंटीग्रिटी हमने देख ली। इंटीग्रिटी का बेसिक मतलब आपने मॉरल वैल्यू को फॉलो करना है कंसिस्टेंसी के साथ में। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटीग्रिटी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। सिविल सर्वेंट जब गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं, अपने अदर फंक्शन को डिस्चार्ज करते हैं, तो उनको डिसीजन मेरिट बेस के ऊपर लेना है, जो उनको मॉरल वैल्यू फॉलो करनी है हमेशा। और ये ऐसा नहीं कि मॉरल वैल्यू नॉर्मल कंडीशन में फॉलो कर ली, जब अपनी बात आएगी, कोई अपने रिलेशनशिप के अंदर में बात आएगी, तो वहाँ पे मेरिट फॉलो नहीं की जाएगी, किसी को फेवर किया जा रहा है जॉब के लिए, वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दे मस्ट नॉट डू सो बेस्ड ऑन नैरो क्राइटेरिया। उनको ये नहीं देखना चाहिए ये मेरी कास्ट का, रिलीजन का, रेस का, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या कोई और बायस, उनको फॉलो करना चाहिए मेरिट को। और उनको क्या करना चाहिए, इंटीग्रिटी के साथ में हाईएस्ट मॉरल स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए। थर्ड वैल्यू आएगी ट्रांसपेरेंसी की। ट्रांसपेरेंसी में क्या मतलब, ओपननेस। ट्रांसपेरेंसी का मतलब कि आपने जो डिसीजन लिया
जो भी आप डिसीजन लोगे वो ओपन होना चाहिए। मतलब आप क्या कौन से फैक्ट को लेके इस डिसीजन पे पहुंचे वो जनता जान सके, पूछ सके आपसे, आरटीआई के थ्रू एप्लीकेशन फाइल कर सके और पूछ सके आपने क्यों डिसीजन ये लिया, आपको बताना पड़ेगा उनको क्यों डिसीजन लिया। तो ये सब चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के अंदर आएंगी। आप पब्लिक जो इन्फॉर्मेशन होगी उसके पास अपने में होल्ड करके नहीं रखोगे, आप उसको जब भी रिक्वायर्ड होगी, जो आरटीआई में जैसे जो चीज़ें लिखी हुई हैं आप इनकार नहीं कर सकते, आप उसको जो है आपको शो करनी पड़ेगी, ओपननेस होनी चाहिए आपके सिस्टम के अंदर में। फिर आता है डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। अब कोई अगर हमारा प्राइवेट सर्विस में हो, मतलब बिजनेस मैन जो पर्सन होगा उसका मेन पर्पस क्या होता है कि आपने प्रॉफिट गेन करना है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आप पब्लिक सर्विस के प्रति डेडिकेटेड होने चाहिए। पब्लिक सर्विस एज अ वैल्यू होनी चाहिए आपके पास में, लोगों की भलाई करना। प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है, लेकिन सिविल सर्वेंट का मोस्ट जो इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है सर्विस करना और पीपल को सर्व करना, ग्रेटेस्ट जो है होता है वर्ल्ड के अंदर। और सिविल सर्वेंट जो है उनको फॉर्चुनेट समझना चाहिए, अपने को भाग्यवान समझना चाहिए कि उनको पैसे मिल रहे हैं लोगों को सर्व करने के लिए। तो इस टाइप की चीज़ें आप लिखोगे जब आपको एग्ज़ाम के अंदर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस होनी चाहिए आप में, बिकॉज आपका कोई टाइम नहीं होगा। जैसे आप सर्विस के अंदर जाओगे तो आपको 24/7 आपको काम करने के लिए कभी भी बुलाया जा सकता है। तो अगर डेडिकेशन ना हो तो वो पर्सन अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। अगर उसको पैसे ही कमाने हैं तो वो फिर प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाए। फिर आएगा इम्पार्शियलिटी, आपको कोई भेदभाव नहीं करना किसी के साथ में, कोई भी प्रीजुडिस नहीं होना चाहिए आपका। तो किसी भी रेस कास्ट उनको फेवर नहीं होनी चाहिए, मतलब आप किसी को गलत समझते हो, किसी के फेवरेबल हो, किसी के अनफेवरेबल हो, वो नहीं होना चाहिए आपके पास में। कोई भी किसी भी प्रकार का प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए, जेंडर, रेस, एजुकेशन बैकग्राउंड, किसी भी प्रकार से। कि मतलब जो कि किसान वगैरह होगा जिसने ज़्यादा एजुकेशन प्राप्त नहीं की, उसके बारे में आप सोच रहे हो कि मतलब वो तो ऐसे ही है बेवकूफ़, उसको कोई समझ नहीं आता, उसको क्या मतलब अपने राइट्स वगैरह से। सब लोगों को आपने समान तरीके से समझना है, इम्पार्शियल तरीके से, पार्शियल तरीके से ट्रीट नहीं करना किसी को। सभी इशू मेरिट बेस पे देखोगे, कोई भी आप रिलीजन रेस बीच में लेके नहीं आओगे, और कोई एक्स्ट्रा जो एक्सट्रीनियस जो फैक्टर हैं उनसे आप इन्फ्लुएंस नहीं होगे। मतलब अगर आप जॉब के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन आई है तो पॉलिटिकल मास्टर ने बोला कि इस पर्सन को जॉब मिलनी चाहिए, तो वो पार्शियलिटी हो गई जो अदर पर्सन आए होंगे उनके साथ में, तो वो नहीं करोगे आप, कोई एक्स्ट्रा इन्फ्लुएंस या कोई आप जर्नली खुद भी फेवर नहीं करोगे लोगों को। फिर आता है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। अब सिविल सर्वेंट अगर आप देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा करीब होते हैं हमारे पॉलिटिशियन के साथ में, और पॉलिटिशियन जो होते हैं वो हमारे पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अगर वो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करता है तो उसके जो डिसीजन, उसकी इम्पार्शियलिटी, उसकी इंटीग्रिटी, मॉरल वैल्यूज़, वो सारी खतरे में होंगी। तो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी आपको फॉलो करनी है। पॉलिटिकल व्यू जो सिविल सर्वेंट के होंगे उसको उसकी डिसीजन मेकिंग में नहीं आना चाहिए। वो हो सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करता हो, लेकिन जब भी वो डिसीजन लेगा इम्पार्शियल तरीके से डिसीजन लेगा, और वो अपने पॉलिटिकल जो मास्टर्स होंगे उनके प्रति लॉयल नहीं होगा, वो लॉयल होगा सिर्फ लॉ ऑफ द लैंड। मतलब वो सिर्फ जनता की सेवा कर रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहा है, लॉज को फॉलो कर रहा है, वो पॉलिटिकल मास्टर के बारे में नहीं सोचेगा। और डोंट यूज़, पॉलिटिशियन को अपने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए यूज़ नहीं करेगा, और एक हेल्दी डिस्टेंस क्रिएट करके रखेगा पॉलिटिकल लीडर से। मतलब आपको उनके साथ इंटरेक्ट को करना पड़ेगा, तो कॉपरेशन में वर्क करेंगे। कॉपरेशन का मतलब ये नहीं कि आपने उनसे बेनिफिट लेना और वो आपसे कुछ बेनिफिट लेंगे। कॉपरेशन का मतलब आपने दोनों एक हेल्दी रिलेशन मेंटेन करके रखना है, ना ही किसी को फेवर देना, ना ही उनके खिलाफ नेगेटिव फीलिंग लेके आनी। कॉपरेशन के अंदर वर्क करोगे, लॉ को आप फॉलो करोगे, और उनको एक इम्पार्शियल एडवाइस दी जाएगी चीज़ों के प्रति। फिर आता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब कि आपने क्या करना है, आपने रिड्यूस करनी है एलिमिनेशन, जो आपके बायसेस होंगे, ये थोड़ी स्पेलिंग गलत होगी, जो आपके बायसेस होंगे और आपकी प्रीजुडिस जो होंगे, सब्जेक्टिव एवेल्यूशन होगी। मतलब जो भी चीज़ें आपकी फैक्ट के ऊपर बेस नहीं है, जिनको आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, जब आपसे पूछा जाएगा आप कैसे डिसीजन पे आए। और अगर आपने नॉर्मल से बायसेस हैं आपके कास्ट के प्रति, कम्युनिटी के प्रति, तो कोई आप फैक्ट नहीं दे पाओगे, कोई रीज़न नहीं दे पाओगे उसके प्रति। तो वो सब चीज़ें उनको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, या हो सके तो एलिमिनेट करना पड़ेगा। एज अ ह्यूमन बीइंग एलिमिनेट करना, तो हमारे जो बायसेस होते हैं उनको एलिमिनेट करना काफ़ी मुश्किल होता है, बट उनको रिड्यूस किया जा सकता है इस लेवल पे कि वो इफेक्ट ना करें डिसीजन मेकिंग पे। और बेसिकली जब डिसीजन लेना हो तो फैक्ट के ऊपर रिलाई करना, एविडेंसेस देखने, डॉक्यूमेंट, डाटा देखना, इन्फॉर्मेशन जो आपके पास में अवेलेबल होगी उसके बेस के ऊपर आपने डिसीजन लेना। कोई ऐसा आपने सोचना नहीं है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में उस टाइम। और ऑब्जेक्टिव डिसीजन जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। अगर आप कोई बायस है, आपको कोई प्रीजुडिस है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के प्रति, आप एक बार डिसीजन लोगे, दूसरी बार डिसीजन आपका चेंज हो सकता है, बिकॉज आपने तो कोई फैक्ट वगैरह देखे नहीं है। जो आपका ऑब्जेक्टिव डिसीजन होगा वो सिमिलर रहेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और उससे क्या होगा, उससे स्ट्रेंथन होगा ट्रस्ट लोगों का ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, कि वो इस तरीके से डिसीजन लेते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास में आएगा, गिव डिफरेंसेस बिटवीन सिंपैथी, एम्पैथी, एपैथी एंड कंपैशन। तो सबसे पहले बात करेंगे एम्पैथी के बारे में। तो एम्पैथी का क्या मतलब, एम्पैथी से मतलब आता है कि व्हाट अदर आर फीलिंग बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट।
योर सेल्फ एंड कैन पुट योर सेल्फ इन देयर शूज़। तो एम्पैथी का मतलब कोई पर्सन कोई पेन फील कर रहा है अगर मान लो, तो आप उसके शूज़ में अपने पाँव डाल के देखोगे, मतलब उसको अपने को उसकी जगह पे देख जिस पोजीशन पे है उस जगह पे जाके आप खुद फील करोगे उसकी पेन को, उसको बोलेंगे एम्पैथी। अब वो ऐसे फील कर सकते हो कि आपने भी वही सेम प्रॉब्लम फेस की थी, तो आपको फीलिंग आएगी कि हाँ मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ। अगर वैसी सिचुएशन नहीं है तो कुछ लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो अपने को उस प्रॉब्लम के स्थान पे रखते हैं। वो क्या करेंगे, खुद को पुट करेंगे उनके शूज़ के अंदर में, मतलब उनकी प्रॉब्लम को अपनी समझ के सोचने की कोशिश करेंगे कि मैं इस पोजीशन पे अगर होती तो क्या किस टाइप की सिचुएशन होती, तो उसको बोलेंगे एम्पैथी। जैसे एग्जाम्पल, आई नो इट्स नॉट ईजी टू लूज वेट बिकॉज आई हैव फेस द सेम प्रॉब्लम माई सेल्फ। ये यहाँ पे क्या बोला जा रहा है पर्सन के द्वारा कि वेट लूज़ करना मैं जानता हूँ कि मुश्किल होता है क्योंकि मैंने भी ये सेम प्रॉब्लम फेस की हुई है, मतलब आपने उसकी प्रॉब्लम को खुद फेस किया हुआ है तो आप उसको रिलेट कर पा रहे हो। अदरवाइज अगर आपने फेस ना भी किया हो लेकिन आप उसको अपने को उसकी जगह पे रख के सोचोगे उस चीज़ के बारे में और काफ़ी सेंसिटिविटी शो करोगे उसके कॉज के प्रति, तो आप एम्पैथी शो कर रहे हो उसके प्रति। जैसे आप पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है आपको उसके बारे में, आप ऐसा नहीं कोई थॉट्स, आपको पता है कि वेट लूज़ करना मुश्किल है, साइंटिफिक फैक्ट है कोई, आप अपने को सोच रहे हो उसकी प्लेस के ऊपर कि मतलब मैं वहाँ पे हूँ तो किस टाइप से मतलब वो प्रॉब्लम आएगी। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर डॉक्टर रिलेट कर रहा है पेशेंट के साथ बिकॉज उसने भी सिमिलर सिचुएशन फेस की हुई है, उसको बोलेंगे एम्पैथी। सिंपैथी भी इसी टाइप से होगा लेकिन थोड़ा कम इसके अंदर में सेंसिटिविटी होगी। तो इसमें क्या होगा, एक्नॉलेज करोगे, आप समझोगे दूसरे पर्सन की इमोशनल हार्डशिप और उसको कंफर्ट देने की कोशिश करोगे। मतलब इसमें क्या था, एम्पैथी में क्या था, आप अपने को उसकी जगह पे पुट करके देखोगे। इसमें आप जस्ट एक्नॉलेज करोगे उसके बारे में कि हाँ उसको काफ़ी प्रॉब्लम है। जैसे ट्राइंग टू लूज वेट कैन ऑफन फील लाइक ए अपहील बैटल। यहाँ पे पीछे क्या था, वो वेट लूज़ करना मुश्किल है क्योंकि मैंने भी ऐसी प्रॉब्लम फेस की हुई है, या वो उसकी प्लेस के ऊपर अपने को रख के सोचेगी कि प्रॉब्लम वेट लूज़ करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जर्नल फैक्ट, ये तो सबको पता है वेट लूज़ करना मुश्किल है, तो यहाँ पे वो जर्नल फैक्ट से बोल रहा है, वो रिलेट नहीं कर पा रहा कि अपने को उस प्लेस के ऊपर रख के ज़्यादा सेंसिटिव हो रहा है। वो पर्सन नॉर्मल बोल रहा है कि हाँ वेट लूज़ करना काफ़ी अपहील बैटल है, तो उसको बोलते हैं सिंपैथी। अब सिविल सर्वेंट के पास में क्या होना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए उनके पास में। एम्पैथी ज़्यादा पावरफुल है, सिंपैथी कम पावरफुल है। और सिंपैथी का क्या मतलब, अंडरस्टैंड करना, अपना एक्सपीरियंस उनके को अंडरस्टैंड करना। किसी ने आपको बताया हो या कोई साइंटिफिक फैक्ट हो, उससे आप अंडरस्टैंड कर लोगे, लेकिन अपने को वहाँ पे पुट करके एक सेंसिटिविटी लेके आओगे उसके प्रति कि उसको प्रॉब्लम हो रही होगी। फोर्थ आता है डॉक्टर कंफर्टिंग पेशेंट फॉर देयर फैमिलीज। डॉक्टर कंफर्ट कर रहा है बिकॉज उसको पता है कि प्रॉब्लम होती है ऐसी, और कंफर्ट कर रहा है, बट वो अपने को उस प्लेस के ऊपर नहीं रख पा रहा है, उसके प्लेस में रख के। जैसे मान लो आप सिविल सर्वेंट हो, आपके पास में कोई आ रहा है और वो उसके पास में राशन कार्ड नहीं है और उसको राशन नहीं मिल सकता उस मंथ का, तो आप सिंपैथी कैसे शो कर सकते हो? सिंपैथी कोई भी शो कर सकता है क्योंकि सबको पता है अगर राशन नहीं मिलेगा तो उसको प्रॉब्लम होने वाली है, पर्सन को उसका राशन कार्ड नहीं होगा, उसको प्रॉब्लम तो होगी, वो तो सबको पता है। तो आप बता सकते हो उसको, हाँ मैं समझता हूँ कि आपको प्रॉब्लम होगी राशन के बगैर, वो सबको पता है, सबको सिंपैथी हो जाएगी। लेकिन एम्पैथी का क्या मतलब होगा, एम्पैथी का मतलब होगा इस कंडीशन के अंदर आप अपने को फील करोगे कि मैं अगर इस सिचुएशन पे हूँ तो अगर मुझे ना मिले तो मेरी क्या सिचुएशन होगी। जब आप ज़्यादा एम्पैथेटिक होगे तो सेंसिटिव होंगे आप उसके प्रति और आप एक्शन लेने की कोशिश करोगे उसके प्रति। सिंपैथी के अंदर में जर्नल हो सकता है, हाँ मैं समझता हूँ, लेकिन इसमें क्या बोलोगे, आपको ज़्यादा मतलब इसमें ज़्यादा सेंसिटिव होंगे और ज़्यादा आप एक्शन लेने की सोच सकते हो। एम्पैथी होनी चाहिए सिविल सर्वेंट के पास में, ठीक है। फिर आता है हमारे पास कंपैशन। कंपैशन क्या होता है, जब आपके पास में एम्पैथी है, आपने अपने को उसके प्लेस के ऊपर रख के देख लिया, उसके बाद जब आप एक्शन लोगे तो एम्पैथी प्लस एक्शन बनेगा कंपैशन। तो सिंपैथी के बाद में सेंसिटिविटी इंक्रीज होती जा रही है, एम्पैथी में सेंसिटिविटी और इंक्रीज होगी। जब कंपैशन आएगा तो कंपैशन में क्या, एक्शन भी इंक्लूड हो गया। तो अ कंपैशनेट पर्सन को वो सफ़र करता है बिकॉज वो एम्पैथेटिक है उसके प्रति, और वो क्या करेगा, एलिविएट करने की कोशिश करेगा दूसरे की सफरिंग को, एक्शन लेने की कोशिश करेगा, उसको बोलेंगे कंपैशन। उसके बाद आता है एपैथी मतलब इनसेंसिटिव होना, मतलब दूसरे की, उसके पास राशन कार्ड हो ना हो मैं क्या करूँ उससे, मेरा तो अपना काम है, नहीं है तो नहीं मिलेगा राशन, अपना प्रोग्राम देख ले। सिंपैथी में क्या सोचेगा कि हाँ ये तो गलत बात है, इसके पास नहीं है तो बेचारे को खाने को कुछ नहीं मिलेगा, सिंपैथी हो गई। और एम्पैथी में कि अपने को रख के उसके प्लेस में रख के सेंसिटिव फीलिंग्स लेना कि ये तो काफ़ी गलत बात है और मैं इसके लिए आपकी मदद कर सकता हूँ, इसके प्रति मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और कंपैशन का क्या मतलब, आप बोलोगे कि इस डिपार्टमेंट के अंदर जाओ, मैंने वहाँ पे कॉल करके रखी हुई है ऑफिसर को, आप वहाँ से जाके जो है अपने लिए प्रोविजनरी राशन कार्ड टेक कर सकते हो, या कोई और आप अरेंजमेंट करके उसके लिए आप सेपरेट अरेंजमेंट करके कंपैशन शो करके उसके लिए आप राशन मुहैया करवाओगे। एपैथी में तो आप कुछ भी नहीं करोगे। तो ये हमारी 4 चीज़ें आएंगी, इनके बारे में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। फिर आती है हमारे पास 8th फाउंडेशनल वैल्यू, वो होगी टॉलरेंस की,
या टॉलरेंस ना भी बोलें तो हम बोलेंगे कि रिस्पेक्ट होना चाहिए डाइवर्सिटी के प्रति। तो टॉलरेंस की जो वैल्यू है उसमें क्या होगा, इंडिया के अंदर में काफ़ी रिलीजन है, कास्ट है, लैंग्वेज है, कल्चर है। तो एक रिलीजन के अगर आप बिलोंग करते हो तो आपकी टॉलरेंस होनी चाहिए दूसरे रिलीजन के प्रति में, मतलब ये टॉलरेंस वाली वैल्यू का मतलब होता है। लेकिन टॉलरेंस भी हमारा एक उतना पॉजिटिव वर्ड नहीं आता कि मतलब अगर मान लो आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग कर रहे हो, दूसरे रिलीजन के प्रति आप टॉलरेंट हो, तो वो उतना मतलब उसमें पॉजिटिव वर्ड नहीं आएगा। तो आप यूज़ करोगे रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। मतलब आप चाहे किसी रीजन से हो, आपका खाना पीना किसी भी टाइप का, आपकी भाषा किसी भी टाइप की हो, आपकी कास्ट कोई भी हो, लैंग्वेज कोई भी बोलते हो, कल्चर कैसा भी हो आपका, आप क्या करोगे, टॉलरेंट नहीं होंगे। सिर्फ टॉलरेंट नहीं होंगे आप, टॉलरेंट का मतलब कि दूसरा भी आपके साथ में एग्जिस्ट कर रहा है, आप उसको टॉलरेट कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, रिस्पेक्ट शो करनी है आपने उसके कल्चर को, कि क्या हुआ उसका कल्चर डिफरेंट है, उसकी फूड हैबिट डिफरेंट है, पहनावा डिफरेंट है, लैंग्वेज डिफरेंट है, लेकिन मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरा डिफरेंट है उससे लेकिन मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। तो सिविल सर्वेंट को अलग अलग रीजन के अंदर में काम करना पड़ेगा, जहाँ पे रिलीजन अलग हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज अलग हो सकती हैं, पीपल का खाना पीना, उनके व्यवहार विचार अलग हो सकते हैं। तो वो जो है उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए सबके प्रति, डाइवर्सिटी के प्रति रिस्पेक्टफुल होना चाहिए वो। ठीक है, तो अगर टॉलरेंस पूछेंगे तो भी सेम चल पड़ेगा, और रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी होनी चाहिए बेसिकली उसमें। अकेली टॉलरेंस से काम नहीं चलेगा। अ सिविल सर्वेंट मस्ट बी टॉलरेंट टू डिफरेंट वैल्यूज़। लोगों की डिफरेंट वैल्यू हो सकती हैं, वो अलग अलग चीज़ों को वैल्यू दे सकते हैं। जैसे कल्चर के अंदर में ही उनकी काफ़ी ज़्यादा कल्चरल प्रेफरेंसेस हो सकती हैं जो कि उसके हिसाब से अच्छी ना हो, वो उनको गलत समझता हो, लेकिन वहाँ पे वो चीज़ें चल रही हों, तो उसको टॉलरेंट होना चाहिए उनके प्रति में। अदरवाइज वो टॉलरेंट नहीं होगा तो उसके डिसीजन पार्शियल हो जाएंगे और वो डिसफेवर करने लगेगा लोगों को। और उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और अप्रिशिएट करना पड़ेगा डिफरेंट वैल्यू और कल्चर्स को। फिर आएगी हमारे पास लॉयल्टी की वैल्यू। तो जो पर्सन है उसको लॉयल होना चाहिए सिविल सर्वेंट को, गवर्नमेंट के प्रति, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति और लोगों के प्रति। 10th हम आएगा ओबीडियंस। तो उसको रूल फॉलो करने हैं, लॉ फॉलो करने हैं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा, बेसिकली उसको रूल एंड लॉ फॉलो करने हैं, सुपीरियर के ऑर्डर हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। एफिशिएंसी होनी चाहिए। अब सारी वैल्यूज़ ने देख ली, इम्पार्शियल भी है वो, ऑनेस्ट भी है, लेकिन वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, वो आराम से बैठा रहता है, सोचता करप्शन तो मैं नहीं करूँगा लेकिन काम भी नहीं करूँगा, तो वो गलत बात है। वो एफिशिएंट होना चाहिए, पब्लिक रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ करे और रिजल्ट प्रोवाइड करवाए। करेजियस होना चाहिए, अगर सिचुएशन आती है करेजियस शो करने की, टफ सिचुएशन के अंदर में टफ डिसीजन लेने से, या अनपॉपुलर डिसीजन जो कि उस एरिया के लोगों को अच्छे ना लगें या पॉलिटिशियन को अच्छे ना लगें, अगर लॉ उन डिसीजन के लिए परमिट करता है तो उसको करेज शो करनी पड़ेगी उस सिचुएशन के अंदर राइट डिसीजन लेने की। नेक्स्ट आता है परसिवरेंस। मतलब वो क्या होना चाहिए, सहनशील, एक विवेक की भावना होनी चाहिए उसमें, कि मतलब ऐसा नहीं आपने एक बार डिसीजन ले लिया तो आपके उस टाइम चांदी हो जाएगी। हो सकता है आपको डिसीजन का वेट करना पड़े, 2 साल में रिजल्ट मिले, या आपको कोई रिजल्ट ना मिले, आपका ट्रांसफर हो जाए, किसी और को रिजल्ट मिले, तो उसको देखना पड़ेगा कि उसको डिसीजन उसने पब्लिक इंटरेस्ट में लिया। अब उसका रिजल्ट देखने के लिए उसे साहस नहीं छोड़ना चाहिए कि सिस्टम चेंज नहीं हो सकता, बदल नहीं सकता, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो सिस्टम में भी होंगी, तो उसको गिव अप नहीं करना है, वर्क हार्ड करना है रिजल्ट अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है, फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ सिविल सर्विसेज। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे करप्शन इन इंडिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।